गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम साइंस एंड टेक का चैप्टर 4 करेंगे, डैट इज़ हेल्थ वाला। पीटी 365 गाइस हमारा चल रहा है। बी वेरी कॉन्सेंट्रेट अबाउट द सेम, बी वेरी फोकस्ड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपका। एक एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी कैसे करनी है। हेल्थ में सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में, वाई इट इज़ इन द न्यूज़, और इसके रिलेटेड क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, वो ध्यान से सुनना। तो आपको पता ही है, एक फाउंडेशन स्टोन वर्ल्ड का पहला एंड ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एट जामनगर गुजरात में इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है। इंडिया ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए तो आप जानते हो, आयुष मिशन है हमारा। ठीक है। और उसके अलावा आयुष स्वास्थ्य योजना भी है, आयुष इन्फॉर्मेशन सेल भी है, इससे रिलेटेड हमने बना रखा है। इससे अलावा ट्रेडिशनल मेडिसिन को समझना है कि होती क्या है। तो देखो, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन का मतलब है कि जो भी नॉलेज स्किल प्रैक्टिसेस आपकी थ्योरी या इंडिजीनियस, यानी कि जो लोकल कल्चर से लिया जाता है ना, हमारे जैसे शुरू में लोकल कल्चर जो एंशिएंट कल्चर्स में आपने देखा होगा ट्रीट किए जाते थे डिजीज़ को, तो अगर उस नॉलेज स्किल या प्रैक्टिस के तहत मेंटल और फिजिकल इलनेस का इलाज किया जा रहा है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो हम उसको ट्रेडिशनल मेडिसिन कहते हैं। ठीक है। एक मेडिसिन का टाइप होता है गाइस कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन क्या होती है, या इसको हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी कहते हैं, दैट आर नॉट पार्ट ऑफ कंट्रीज ओन ट्रेडिशनल कन्वेंशन, बल्कि ये फुल्ली इंटीग्रेटेड भी नहीं होती है, बल्कि इंटरचेंजेबली आप ट्रेडिशनल मेडिसिन की जगह इसको दे देते हो। तो कुछ ऐसा सा यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रखा है कि यहाँ पर हो। तो ये ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है, उसके 5 गोल्स हैं। क्यों बनाया जा रहा है जामनगर गुजरात के अंदर, ताकि ना ट्रेडिशनल नॉलेज का जो एक वो है डेटाबेस क्रिएट हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ वो क्रिएट करा जा सके, उसको और इवॉल्व कराया जा सके, फंडिंग रिसर्च किया जा सके, और डेवलप प्रोटोकॉल्स के साथ स्पेसिफिक डिजीज़ के साथ अगर वो होलिस्टिकली ट्रीट हो सकता है तो उसको, मतलब समझ रहे हो आप, आयुष को डेवलप करने के लिए, आयुर्वेदा को, हमारे इंडिजीनियस कल्चर को डेवलप करने के लिए, इंडिजीनियस हेल्थ कल्चर को डेवलप करने के लिए किया जा रहा है। समझ गए कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। ठीक है। अब इंडिया में आप जानते ही हो, ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के लिए आयुष का फुल फॉर्म क्या, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी एंड सोबा रिक्पा, रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के थ्रू किया जाता है। WHO मेंबर कंट्रीज़ में आप जानते ही हो 170 WHO मेंबर कंट्रीज़ है जिन्होंने इसको एक्नॉलेज करा गया है। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना इस चीज़ को। उसके अलावा हम चलते हैं अब आपके PCIMH के बारे में, फार्माकोपियो कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गाज़ियाबाद, यूपी के अंदर। तो जेनेसिस क्या है कि ये एक सबॉर्डिनेट ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है, रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स को अपडेट करना, फार्माकोपियो से फॉर्मुलेशन करना, इंडियन मेडिसिन के बारे में पढ़ना, इससे रिलेटेड है ये। अब इसमें जो एक कमीशन है, एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ये आता है। ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो WHO ने नई गाइडलाइंस को तैयार करा है, नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फॉर ट्यूबरक्लोसिस को सपोर्ट करने के लिए। तो जो NSP है, यानी कि जो नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, उसमें एड्रेस करा जाएगा TB की एपेडमिक को। और देखो, कोशिश यही की जा रही है कि 2025 तक हम ट्यूबरक्लोसिस पे विजय पा लें, हम इसको छुटकारा पा लें, हट जाएगी हमारे देश से। तो गोल क्या है, स्मार्ट का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्रिएट करा जा रहा है। अब ध्यान रखना, ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, बैक्टीरिया से। नाम याद रखोगे, कौन सा बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आपको कहाँ पे अफेक्ट करता है, आपके लंग्स पे अफेक्ट करता है। टाइप्स की बात आ गई तो 2 टाइप्स याद रखना, पल्मोनरी TB और एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB। पल्मोनरी TB अगर है तो लंग्स पे अफेक्ट करेगा, अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB है तो ध्यान रखना लंग्स के साथ साथ दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है। प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, BCG वैक्सीन लगाते हैं। कब लगवाते हैं, जब बच्चे का बर्थ होता है। BCG का फुल फॉर्म क्या है, बेसिल कैलमेटिक ग्रेविन का एक तरह का इसका ये फुल फॉर्म है। ड्रग रेजिस्टेंस TB की बात करोगे तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB है, एक्सटेंसिवली रेजिस्टेंट TB आपका है, ड्रग रेजिस्टेंट, टोटली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। अब इसका मतलब समझ लो, देखो जो MDR है, यानी कि डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एटलीस्ट, मतलब 2 ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटी TB ड्रग है ये आपके एटलीस्ट 1 ऑफ द 4 कोर एक्टिविटीज़ को, एंटी ड्रग्स को ये वो करता है। TB विच इज रेजिस्टेंट टू ऑल एंटी TB ड्रग्स, तो इसको वो करता है। तो ऐसे ही ड्रग TB रेजिस्टेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। हमारे देश में ऐसे क्या क्या एफर्ट लिए जा रहे हैं जिससे कि ख़त्म किया जाए। देखो, मैंने अभी आपसे कहा हमारा टारगेट है 2025 तक हम एलिमिनेट करें ट्यूबरक्लोसिस को। क्यों? क्योंकि हमें SDG गोल अपने 2030 तक पूरे करने हैं। इसके लिए निक्षय पोर्टल हमने चलाया है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एनिमिलेशन प्रोग्राम हम चला रहे हैं, निक्षय पोषण योजना भी चलाई जा रही है, TB फ्री इंडिया कैंपेन चलाया जा रहा है कि भाई इसको ख़त्म करो, पाथोडेक्ट किट बनाई जा रही है, पुणे बेस्ड माई लैब है, तो इंडिया की पहली इंडिजीनियस TB डिटेक्शन किट्स हैं, सिंगल टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए होता है ये। ठीक है। तो
कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं, डिजीज़ याद रखनी है, डिजीज़ के किससे रिलेटेड है और कब ख़त्म करने का हमारा टारगेट है। ये बातें अगर याद रहेंगी तो आप टीबी से रिलेटेड किसी क्वेश्चन में हार नहीं मानोगे। अच्छा, क्या क्या ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं, क्या क्या एफर्ट्स हैं एलिमिनेट करना ट्यूबरक्लोसिस को। देखो सबसे पहले है मॉस्को डिक्लेरेशन 2017 के बारे में। मॉस्को डिक्लेरेशन 2017 में क्या है कि मल्टी सेक्टोरल एक्शन है, इंक्रीज़ करना है हमें और एंड करना है टीबी को बाय 2030। WHO चाहता है एंड करना है टीबी की स्ट्रैटेजी को, यानी कि टीबी इंसिडेंसेस को 80% कम करना है और टीबी डेथ को 90% करना है। अब देखो यहीं से ना वो WHO का एंड टीबी स्ट्रैटेजी पूछ लेगा आपसे, गलती से नंबर में या कहीं तुमने गड़बड़ करी तो तुम गए। तो ट्यूबरक्लोसिस को हमारा एलिमिनेट कैटास्ट्रॉफिक कॉज पे बेसिकली हाउस होल्ड्स को 2030 तक ख़त्म करने को बोला गया। तो हैशटैग एंड टीबी भी चल रहा है। जॉइंट इनिशिएटिव है ये WHO का, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप का, ग्लोबल फंड का, ताकि डायग्नोस हो टीबी और रिपोर्ट होकर 40 मिलियन जो पीपल हैं वो आपके ठीक होते चले गए। समझ गए। ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, अब तो नहीं परेशान होगे। नेक्स्ट आता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से रिलेटेड आ जाए अगर तो क्या करोगे। तो WHO ने इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट निकाली, उसका नाम रख दिया ग्लास। ग्लास का मतलब क्या है, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्वेलेंस सिस्टम। ठीक है, अगर आ जाए ग्लास रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है तो याद रखोगे WHO करते हैं। अब समझ लो पहले कि होता क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है। AMR का मतलब है किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस की, पैरासाइट्स की ऐसी एबिलिटी आ जाना कि वो एंटी माइक्रोबियल को स्टॉप करते, यानी कि एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल का असर को ख़त्म करते। मान लो कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हुई, आपने इतनी पहले बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ खा ली हैं आपने, तो उसके बाद जब आपने कि कोई आपको डिजीज़ हिट कर गई, कोई बैक्टीरियल या वायरल, तो आप पर वो मेडिसिन का, एंटीबायोटिक्स का असर ही ख़त्म हो गया। तो उसी को कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब कई बार आप देखते नहीं हो मॉस्किटोज दिल्ली में बड़ा हमें देखने को मिल रहा है, तो ऑल आउट कई वर्क ही नहीं कर रहा होता, तो उससे रिलेटेड अब नई एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही हैं ताकि वो वर्क कर पाएँ, क्योंकि वही ना एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, वो भी मच्छरों में भी हिम्मत आ गई कि वो भी रजिस्ट कर लेते हैं। तो WHO ने डिक्लेयर करा है कि AMR इज़ वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट फॉर फेसिंग ह्यूमैनिटी। अब याद रखना, ये स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि WHO हैज़ डिक्लेयर्ड AMR एज वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स फेसिंग ह्यूमैनिटी। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैज़ बीन फाउंड इन ऑल रीजन्स इन द वर्ल्ड। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अरे भाई ऑर्गन में आपको ट्रांसप्लांटेशन देखने को मिल सकता है, एनिमल की हेल्थ पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, SDG गोल लेके जो आप बैठे हो सब खराब हो जाएगा, आप जो सोच के चल रहे हो वो नहीं कर पाओगे। कॉजेज़ देखो क्या होंगे, पुअर हाइजीन, ओवर प्रिस्क्रिप्शन की वजह से होता है ये, वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्री कम्युनिटी, प्रैक्टिस ऑफ एंटीबायोटिक, आप जो एग्रीकल्चरल फील्ड में एंटीबायोटिक्स को बिना सोचे समझे ऐड किए जाते हो, इसीलिए बिना सोचे समझे कुछ करना नहीं होता है। तो ग्लास का एम क्या है, ग्लास का एम ये कि डेटा निकालो। 2022 में पहला टाइम निकाला गया कि भाई डेटा एंटीबायोटिक कंजम्पशंस का निकालो, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस को चेक करो। तो ये सारी बातें इसके अंदर आई हैं। उसके बाद इनिशिएटिव्स की बात कर रहा है, ये इनिशिएटिव कैसे लिए जाएँ कि ताकि AMR टैकल हो पाए। तो AMR टैकल करने के लिए ग्लोबल लेवल और इंडिया ने क्या क्या करा है उसका अलग अलग से बताया हुआ है। ग्लोबल तो एक्शन ही प्लान चल ही रहा है, जो आपका WHO है वो FAO के साथ और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के साथ वन हेल्थ अप्रोच पे काम कर रहा है। इंडिया में देखोगे तो नेशनल प्रोग्राम ऑन AMR कंटेनमेंट चल रहा है, रेड लाइन कैंपेन हम चला रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो रेड लाइन कैंपेन किससे रिलेटेड है, तो वो इसीलिए कि जो ओवर द काउंटर जो सेल हो जाती है ना एंटीबायोटिक्स, उसको डिस्करेज करने के लिए। FSSAI को गाइडलाइंस भी दी जाती है कि भाई वो लिमिट करवाए एंटीबायोटिक्स फूड प्रोडक्ट में, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स में भी एंटीमाइक्रोबियल्स का यूज़ कम हो। तो याद रखोगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन अगर एग्ज़ाम में आएंगी तो बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। और आप जानते हो यहाँ एक एक नंबर के लिए बड़ी, जानते हो ना आप कितनी फ़ाइट है। उसके बाद सेल्फ एम्पलीफाइंग मैसेंजर RNA mRNA वैक्सीन के बारे में समझ लो। देखो सेल्फ एम्पलीफाइंग मैसेंजर RNA वैक्सीन जो है ये ARCT-154 है, ये डेवलप किसने की थी, आर्क्टोरस थेरेपेटिक्स होल्डिंग के थ्रू। इन्होंने क्या प्रॉमिस किया, प्रॉमिसिंग रिजल्ट अगेंस्ट COVID-19। ठीक है, RNA वैक्सीन का एडवांटेज सुनो क्या होता है। देखो RNA वैक्सीन का एडवांटेज सबसे पहला यही है कि सेफ़ है, नॉन इन्फेक्टियस है, क्योंकि इससे कोई भी पैथोजन पार्टिकल्स वगैरह जो होते हैं ना क्रिएट नहीं होते हैं, इनएक्टिवेट कह सकते हो आप, पैथोजन्स हो जाते हैं। कैन जनरेट स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ इम्यूनिटी। देखो वैक्सीन में क्या चाहिए आपको, पैथोजन से लड़ने की शक्ति, इम्यूनिटी मिल जाए और कैन बी प्रोड्यूस मोर रैपिडली, बस व्हाट एल्स यू रिक्वायर्ड। अच्छी वैक्सीन के बारे में ही तो चाहिए ना आपको। अब mRNA वैक्सीन के बारे में समझो। देखो जितने भी कन्वेंशनल वैक्सीन आई ना दैट इंजेक्टेड अ वीकेंड फ्रॉम वायरस और बैक्टीरिया इनटू द बॉडी, RNA वैक्सीन यूज पार्ट ऑफ द वायरस
जीन्स को यूज़ करना टू स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो कन्वेंशनल एमआरएनए वैक्सीन जैसे कि सच एज फाइजर है, मॉडर्ना है, यूजेस एमआरएनए दैट इनकोड स्पाइक प्रोटीन ऑफ कोरोना वायरस को ये इनकोड करती है। एमआरएनए वैक्सीन जो होती है वो जो है ना आपको बताती है पूरी कि कैसे कॉपी करा गया स्पाइक प्रोटीन, फिर वो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करती है, फिर एक्चुअल इन्फेक्शन जब भी होता है ना ऐसे जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो सेल्फ एम्पलीफाइंग एमआरएनए वैक्सीन आपके ट्रेडिशनल एमआरएनए को इम्प्रूव करेगी, इनकोड करेगी 4 टाइम ज़्यादा प्रोटीन को, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है इसका, कन्वेंशनल से आप बहुत ज़्यादा स्टोरेज ईजी होगा, डोजेज इसकी मिनिमाइज हो जाएंगी, लोअर कॉस्ट ऑफ वैक्सीन इसमें लगेगी, तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं, ठीक है। तो दोनों बातों को ध्यान में रख लेना जब आप इसको करोगे। अच्छा, उसके बाद आता है वन हेल्थ। तो आप जानते ही हो 4 मल्टीलेटरल एजेंसीज ने लॉन्च करा है हमारा वन हेल्थ जॉइंट एक्शन प्लान। तो वन हेल्थ का मतलब समझ रहे हो आपकी एनिमल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, सबको हमें ध्यान में रखते हुए चलना है सारी चीज़ें, क्योंकि इंटरडिपेंडेंट है, हम भी तो डिपेंडेंट है ना एनवायरनमेंट पे, सब आपस में जुड़े हुए हैं, डाइट, सिक्योरिटी, एंटीबायोटिक, सारे के सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। को लॉन्च बाय क्वार्टर, मैंने बताया ना 4 मल्टीलेटरल एजेंसीज ने बनाया, तो कौन कौन सी है याद रखना, यूएनईपी है, यूएन फाओ है, डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है। तो इनका ये प्लान है कि भाई ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे कुछ ऐसा फ्रेमवर्क क्रिएट करा जाए जो कलेक्टिवली ह्यूमन थ्रेट्स को, हेल्थ थ्रेट्स को, सॉरी नॉट ह्यूमन, हेल्थ थ्रेट्स को प्रिवेंट कर पाए। तो भाई इंडिया ने भी कुछ हिस्से लिया, वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट बनाई है हमने, वन हेल्थ फ्रेमवर्क एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग में डेवलप करा है हमने, वन हेल्थ प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, ताकि जितने भी जूनोटिक ये सब ट्रांसबाउंड्री पैथोजेंस हैं उनको सर्वेलेंस किया जा सके। नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग हमने तैयार करा है, ठीक है। इवन तुम्हें पता है पायलट प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट हुए हैं कहाँ पर, उत्तराखंड एंड कर्नाटका के अंदर। तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद आता है फर्स्ट एवर फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट के बारे में, चलो FFPL के बारे में। देखो WHO ने ना रिसेंटली रिलीज़ करा क्या, फर्स्ट एवर फंगल प्रायोरिटी पैथोजेंस। फंगल पैथोजेंस का मतलब है मेजर थ्रेट है पब्लिक हेल्थ पे, मोस्ट फंगल पैथोजन है, लैक रैपिड, सेंसिटिव एंड अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक्स। तो टाइप ऑफ में क्या आता है, एक आपका सेलुलर वाला पार्ट आता है, एक आपका असेलुलर नॉन लिविंग वाला पार्ट आता है। सेलुलर का मतलब क्या है, पैरासाइट्स है, प्रोटोजोआ है, फंगी है, प्रोकार्योटिक है। असेलुलर नॉन लिविंग में क्या है, वायरस है, HIV एड्स के बारे में है। पैरासाइट्स में टेपवर्म है, प्रोटोजोआ मलेरिया है, फंगी में एथलीच फूट है, और प्रोकार्योट में लेप्रोसी वाली बात है। समझ गए, अगर पैथोजेंस याद आ हैं समझ जाओगे कैसे हैं, इस तरह से आपको करना है। अब स्पेसिफिकली आप समझो फंगल पैथोजेंस के बारे में, तो 4 क्लासेस है एंटी फंगल मेडिसिन की, ठीक है, करंटली आपकी अवेलेबल हैं जो कि, ठीक है, नाम याद रहे तो ठीक है, वरना आपको देख के समझ आ जाएगा। तो इंसिडेंसेस एंड ज्योग्राफिक रेंज ऑफ फंगल डिजीज एक्सपेंडिंग वर्ल्ड वाइड, क्यों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इंटरनेशनल ट्रैवल एंड ट्रेड बढ़ रहा है, इसलिए ज़्यादा ध्यान में रखो फंगल डिजीज़ बढ़ रही है, और जो आपकी क्या करेगी, रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट हो रहा है, कॉमन इन्फेक्शंस। तो 19 कैटेगरीज आपको याद तो नहीं रहेंगी डेफिनेटली, बिकॉज नाम बहुत टफ है, क्रिटिकल ग्रुप क्या है, हाई ग्रुप क्या है, मीडियम ग्रुप क्या है, तो फिर इसलिए नाम नहीं याद रखना, बट आपको एक कंसर्न याद रखना है, इससे रिलेटेड अगर जुड़े हुए आ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फाइट नहीं करनी है कि याद नहीं हो रहा तो मैं तोड़ के रहूँगा इसको, समझो बात को, पेपर किस तरह से बनाए जा रहे हैं, इसीलिए आपके लिए मैं आप शॉर्ट्स भी डाल रही हूँ, उसमें हर तरह से क्वेश्चन से डील करवा रही हूँ आपसे मैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने जाना है। अब आता है फूड सेफ्टी के बारे में। तो देखो भाई FSSAI ने, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट निकाली। अब तुमसे पूछ सकते हैं स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स कौन निकालता है, तो बताना भाई 2021-22 में FSSAI ने निकाला। हर साल रिलीज़ होता है, हाँ जी हर साल होता है। कब से हो रहा है, 2018-19 से। कौन पैरामीटर्स पे काम करता है ये, कंज्यूमर के एम्पावरमेंट पे, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी पे, फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कंप्लाइंसेस को फुलफिल किया जा रहा है या नहीं करा जा रहा, ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशनल डेटा पे कैसे काम किया जा रहा है, सब पे डेटा को, इंडेक्स को निकाला जाता है। इसमें क्या करा जा रहा है कि लोग प्रॉपर फूड सेफ्टी इकोसिस्टम बनाएं अपने स्टेट्स एंड यूटीज़ में। टॉप रैंकिंग लास्ट स्टेट्स में डेफिनेटली तमिलनाडु देखो आ गया, फॉलोड बाय गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, स्मॉल स्टेट्स में मणिपुर, सिक्किम बहुत अच्छे हैं। टॉप रैंकिंग यूटी में आएगा, जम्मू एंड कश्मीर, फॉलोड बाय दिल्ली, चंडीगढ़, ठीक है। सारे स्टेट्स के नाम याद रखना। FSSAI एज अ बॉडी तुम्हें बिल्कुल पता होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये काम करता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंदर ये काम करेगा, मैकेनिज्म देना और कंट्रीब्यूट करना टू डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑफ फूड एंड सैनिटरी करना, फूड कंजम्पशन के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करना, ये सारा काम FSSAI करता है। अब आओ राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ लो। तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने एक तरह का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मेंटेन करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करने के लिए दिया। अब देखो FSSAI का फूड प्रोटेक्शन में क्या काम होता है, फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम में क्या काम होता है। फूड फोर्टिफिकेशन में काम ये होता है कि तो स्टैंडर्ड मेंटेन करना,
रेगुलेशंस के साथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैपिंग करना कि जो हमारे नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग लेबोरेटरी वाला है वो जाके चेक करा जाता है वहाँ पर। फिर फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर है जो वहाँ पर फंक्शन करेगा एज अ रिसोर्स हब फॉर फोर्टिफिकेशन। तो इसका एम क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का एम क्या होता है, माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करना, एनीमिया को एड्रेस करना, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को चेक करना। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मतलब है राइस स्पेसिफिकेशन, यानी कि जितने मिल्ड राइस है ना, फोर्टिफाइड जो राइस है ना कर्नल है, उनको ब्लेंड करना। और वो कैसे करना, वही राइस स्पेसिफिकेशन वाले एक्ट से करना। पैकेजिंग ऑफ फोर्टिफाइड फूड, तो फूड फोर्टिफिकेशन से क्या करने की कोशिश करते हैं हम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट बढ़ा रहे हैं हम, न्यूट्रिशनल क्वालिटी फूड की बढ़ा रहे हैं हम चाहते हैं कि वो उसमें जैसे देखो वीट फ्लोर एंड राइस है ना, उसको आयरन को फोर्टिफाई करा जाता है, उसमें आयरन डाला जाता है, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, मिल्क एंड एडिबल ऑयल, सारे कुछ डाला जाता है। ठीक है, तो संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन वाला टैगलाइन चल रही है हमारी। तो ये हम इसीलिए डाले जा रहे हैं ताकि भाई ज़्यादा से ज़्यादा देखो फूड फोर्टिफाइड विद आयरन, उससे पता है क्या होगा, पीपल विथ थैलेसीमिया शैल कैरी अ वार्निंग स्टेटमेंट फॉर थैलेसीमिया। तो ये भी एक बात है। तो राइस फोर्टिफिकेशन में क्या हो रहा है, कह रहा है कि ना आप माइक्रो न्यूट्रिएंट को राइस में बढ़ा रहे हो आप, है ना, मतलब यही आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 वगैरह डाल रहे हो, जिंक विटामिन वगैरह डाल रहे हो। तो बेनिफिट इसका यही होता है कि माल न्यूट्रिशन से बच जाओगे आप, गॉइटर या जितने भी ब्रेन डैमेज चीज़ें होती हैं उससे बचोगे आप, फ्यूटल या नियोनेटल हेल्थ वाली चीज़ों से बचोगे आप। तो अब टेक्नोलॉजीज टू माइक्रो डस्टिंग की जाती है, इसमें करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को सरफेस ऑफ द राइस ग्रेन यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इस्तेमाल की मदद से। 2 स्टेप प्रोसेस है, कोटिंग एंड एक्सट्रूजन किया जाता है। तो इस तरह से ना इसमें राइस में इम्प्रूवमेंट लाई जाती है, फोर्टिफिकेशन किया जाता है। ORS, चलो आओ ORS सोल्यूशन ले, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन की बात करते हैं। तो डॉक्टर दिलीप महालनोबिस थे, उन्होंने भाई प्रॉपर प्रैक्टिकल इमरजेंसी यूज़ सीखा भाई। ORS बोलते हैं हम जब भी डायरिया डिजीज़ हो आपको, तो भाई क्योंकि कॉमनली नोन फॉर इज एब्रिवेशन ORS फॉर डायरल डिजीज़ पास्ड अवे रिसेंटली। तो डॉक्टर दिलीप महलनोबिस वॉज वर्किंग इन रिफ्यूजी कैंप्स 1971, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में काम कर रहे थे। तो जब भी वो ORS लेते तो ही केम विद ORS इन 2002। तो डॉक्टर मतलब उन्होंने यहीं पर बनाया ORS। उसके बाद उन्होंने 2002 में ना मिले ये डॉक्टर नाथनियल लेफ्ट वेरस, उनको अवार्ड भी मिला गया, पॉलन प्राइज़ बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो ORS बेसिकली क्या है, नोबेल प्राइज़ मिला इसमें इनको। तो ORS एक ना इलेक्ट्रोलाइट यानी सॉल्ट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, यानी कि सॉल्ट और शुगर ना डिजॉल्व की जाती है पानी में, उसी का सोल्यूशन है। दे आर यूज टू रिप्लेस सॉल्ट एंड वाटर द बॉडी लूजेज ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन के टाइम पे ना, डायरिया वॉमिटिंग के टाइम पे तो यूज़ करा रहे हो, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट करके पोटेशियम एंड सोडियम को कराया जाता है। फ्लूइड ऑब्जॉर्प्शन, ताकि आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ठीक हो पाए। सोडियम ग्लूकोज कॉन्ट्रैप्टर्स यूज़ करे जाते हैं। तो को ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं, सब्सटेंसेस को मूव कराते हैं। सोडियम नीड ग्लूकोज टू बी प्रॉपरली एब्जॉर्ब, और ये सारी चीज़ें की जाती है। तो WHO यूनिसेफ क्या है यूज़ करते हैं टू ट्रीट डिहाइड्रेशन ड्यू टू डायरिया। तो इट्स कॉमनली यूज इन द कंट्री जहाँ पर भी लिमिटेड एक्सेस ऑफ वाटर है या अदर हाइड्रेशन ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ पर सिंस 1975 इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखो गाइस, न्यूज़ में रहा तो लेट्स यू शुड अवेयर अबाउट इट, है ना। उसके बाद वायरल डिजीज़ में देखो मंकी पॉक्स बहुत सुनाई दिया था तुम्हें, याद रखना जूनोटिक डिजीज़ है, वायरस से होने वाली चीज़ है। पहली 1958 में देखी, कहाँ पे देखी, सेंट्रल वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर देखी आपको, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के वहाँ पे देखी। उसके बाद SPV ह्यूमन पेप्लिमो वायरस, पहला आपका ये अप्रूव हुआ था भाई, सिराविक, है ना, STA, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड वायरस है ये आपका, मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इस तरह से इसमें निकाला जा रहा है, वैक्सीन अप्रूव हुई है इससे रिलेटेड। तो सिराविक करके वो आपको दे देगा, है ना। फैंसी क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं कुछ कुछ, तो जहाँ जहाँ मांग रहे हैं प्लीज़ थोड़ा वहाँ पर ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो उसके बाद ज़ॉम्बी वायरस है, क्यों होता है भाई, ये परमाफ्रॉस्ट जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है उसकी वजह से होता है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा टोमेटो फीवर, याद है ना, केरला, तमिलनाडु, हरियाणा के अंदर हुआ था ये। इसमें फीवर, जॉइंट पेन, रेड टोमेटो लाइक रैशेज हो रहे थे बच्चों में, जो 5 साल के नीचे बच्चे थे और इनकी वीकर इम्यूनिटी थी एडल्ट्स की, उनको हो रहा था। ये भी ध्यान रखना, वायरस की वजह से होता है, बिल्कुल वायरस की वजह से होता है ये। बट सारा COV नहीं है ये, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है इसका। लंपी स्किन डिजीज़ बहुत पेपर में रही थी, तो लंपी प्रो करके एक वैक्सीन बनाई गई है ICAR के द्वारा। ICAR बोले तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है ये, कैप्रीपॉक्स वायरस के थ्रू होती है, जेनेटिकली रिलेटेड टू द गोट पॉक्स एंड शिपॉक्स वायरस ओनली, एंड दिस डिजीज नॉट जूनोटिक, ठीक है। यानी जूनोटिक का मतलब समझते हो, यानी कि जो एनिमल से है ह्यूमन में ना फैले, ठीक है। फर्स्ट टाइम इंडिया में हुई थी, हाँ जी बिल्कुल हुई थी, उड़ीसा के अंदर हुई थी लंपी स्किन डिजीज़। तो यार कुछ भी पूछ सकते हैं ना।
जहाँ लग रहा है कि पूछ सकते हैं तो वहाँ मैं आपको मार रही हूँ कि आप ये ज़रूर करो। उसके बाद एशिया का पहला मलेरिया वैक्सीन आई है, गावी नाम है इसका, किसका, ग्लोबल वैक्सीन अलाइंस का। इसने रोल आउट किया है। मलेरिया क्योंकि कॉज होता है बाय पैरासाइट, ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के थ्रू। तो इसमें वही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पी फाल्सीपरम चलता है यहाँ पर, है ना, जो कॉज करता है पैरासाइट स्पीशीज भी होते हैं ना, वो कर देता है। काला आजार क्या है, ब्लैक फीवर है एक तरह का, प्रोटोजोअल डिजीज है। फ्लाइज आर इन्फेक्टेड विद पैरासाइट कॉल लेशमेनिया नहीं। इसमें माल न्यूट्रिशन, पुअर हाउसिंग, वीक इम्यून सिस्टम होता है। ट्रीटेबल है, क्योरेबल डिजीज़ है, सेकंड डेडलीस्ट पैरासाइट डिजीज़ है। कहाँ कहाँ होती है, एंडेमिक है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पे। नेशनल काला आजार एलिमिनेशन प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च हुआ टू दिस डिजीज़। इंडिया मिस द गाइडलाइंस टू एलिमिनेट काला आजार। कब करना था, 2015। पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता, तो समझ रहे हो, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है कहाँ कहाँ एंडेमिक है, बिहार, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल। थैंक यू सो मच, कीप लविंग टू आवर चैनल।